Everyone, Dr. Swapn this side. How are you? I hope you're doing well. Today I'm going to start MPPSC Dental Surgeon Exam 2015 Part 3. Before that, I request you all, don't forget to like and subscribe my channel. क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में मोस्टली ये क्या होता है, उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट कर दिया जाता है. तो इस चैनल पे सिर्फ एमपीपीएससी के क्वेश्चंस ही नहीं है, अदर स्टेट के भी क्वेश्चंस हैं. तो आप जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस को डेली रिपीट कीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो सके. तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं. एंटर बोलर्स एग्जिट बैलेंस was stated by Harold Ortman, Shepherd, Stewart, Hudson. Correct answer for this question is Shepherd. Okay, तो इनका स्टेटमेंट क्या था कि अगर कोई जब फूड माउथ में एंटर करता है तो उस टाइम टीथ का जो बैलेंसिंग कांटेक्ट है वो प्रेजेंट नहीं होता है. तो क्या होता है कि जब इनिशियल च्यूइंग होती है फूड एंटर करने के बाद, तो फूड जो है मोस्टली माउथ के एक साइड होता है. तो इसके कारण क्या होता है कि जो दूसरी साइड के टीथ है वो कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं ताकि जो च्यूइंग कर सके. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट डेंचर डिजाइन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ बैलेंस्ड ऑक्लूजन का होना जरूरी होता है. ओके, तो ये स्टेबिलिटी के लिए हेल्पफुल होता है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज शेफर्ड. ओके, now next question is, the estimated width of maxillary central incisors is 1 by 16th bizygomatic width, 1 by 16 interpupillary distance, 1 by 8th bizygomatic width, none of the above. And the correct answer for this question is 1 by 16 bizygomatic width. तो एस्टिमेटेड विड्थ कितनी होनी चाहिए मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर की? ये होनी चाहिए 1 by 16 ऑफ द बाइजाइगोमेटिक विड्थ. तो ये जिस डिस्टेंस है वो कहाँ से लेते हैं? चीक बोन से मेजर करते हैं इन फ्रंट ऑफ द ईयर तक. ओके, तो ये कितनी होनी चाहिए? 1 by 16 ऑफ द जाइगोमेटिक विड्थ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in Archon articulator, the condylar element is located in upper member, lower member, no condyle और fixed condyle. तो आर्टिकुलेटर जो है वो टू टाइप का होता है, ऑर्कॉन एंड नॉन ऑर्कॉन. ठीक है, तो ऑर्कॉन में क्या होता है? कॉन्डाइलर एलिमेंट जो होता है वो कहाँ अटैच होता है? लोअर मेंबर में. ओके, लोअर मेंबर, लोअर मेंबर में ये अटैच होता है. जबकि जो नॉन ऑर्कॉन है उसमें कहाँ पे अटैच होता है? अपर मेंबर में. ओके, ऑर्कॉन में क्या होगा? कॉन्डाइलर एलिमेंट अटैच टू द लोअर मेंबर एंड कॉन्डाइलर गाइडेंस अटैच टू द अपर मेंबर. अभी कॉन्डाइलर एलिमेंट का पूछा गया है तो ये लोअर मेंबर में होगा, और अगर कॉन्डाइलर गाइडेंस के बारे में पूछा जाता तो वो अपर मेंबर में होता है. ओके, जबकि नॉन ऑर्कॉन में क्या होता है? कॉन्डाइलर एलिमेंट अटैच टू द अपर मेंबर एंड द कॉन्डाइलर गाइडेंस अटैच टू द लोअर मेंबर. तो ये दोनों डिफरेंस आपको याद रखने हैं ऑर्कॉन और नॉन ऑर्कॉन में. और ऑर्कॉन में भी ये याद रखना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है. जो कॉन्डाइलर एलिमेंट है वो लोअर मेंबर से अटैच होगा, जबकि जो कॉन्डाइलर गाइडेंस है वो अपर मेंबर से. ओके, इसमें कॉन्डाइलर गाइडेंस का पाथवे क्या होता है? कर्व्ड एंड स्ट्रेट होता है ऑर्कॉन में. नॉन ऑर्कॉन में ओनली स्ट्रेट होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन लैमिनेट टेक्निक ऑफ इम्प्रेशन मेकिंग, alginate and agar are used, only alginate is used, elastomers are used, only agar used. तो लेमिनेट टेक्निक है जो इम्प्रेशन मेकिंग की, उसमें क्या यूज करते हैं? कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? ओके, तो लेमिनेट टेक्निक एक्चुअली दी किसने दी थी? श्वार्ट्ज ने दी थी 1951 में. ये भी आपको याद रखना है क्योंकि आपको ये पूछा जा सकता है कि ये किसने दी थी लेमिनेट टेक्निक? श्वार्ट्ज ने. ओके, अब इसमें पूछा गया है कि कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं, इसमें कौन सा इंप्रेशन मटेरियल यूज किया जाता है? तो इसमें यूज किया जाता है एल्जिनेट एंड अगार दोनों. ओके, ये एक मॉडिफाइड प्रोसीजर है जिसमें बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड्स यूज किए जाते हैं. ओके, तो इसमें क्या किया जाता है? ट्रे हाइड्रोकोलॉइड इज यूज्ड replaced with a mix of chilled alginate.
दैट बॉन्ड्स विद द सिरिंज अगार। ओके, तो इसमें क्या किया जाता है, ये आपको यहाँ शो हो रहा है, ये है एल्जिनेट और ये है अगार। ओके, तो इनको जो है मिक्स किया जाता है। एल्जिनेट सेट बाय द केमिकल रिएक्शन, जबकि अगार किससे सेट होगा, टेम्परेचर चेंजेस से। ओके, ये भी आपको याद रखना है, एल्जिनेट केमिकल रिएक्शन से सेट होगा और अगार टेम्परेचर चेंजेस से। ओके, and the equipment needed for taking an agar impression can be minimized by use of an agar alginate syringe recombination impression। ओके, तो ये दोनों आपको समझ में आ गए हैं कि इसमें दोनों यूज होते हैं लैमिनेट टेक्निक में, अगार एंड एल्जिनेट दोनों यूज होते हैं। एल्जिनेट जो किससे सेट होगा, केमिकल रिएक्शन से, अगार टेम्परेचर से सेट होगा। ओके, तो ये जो अगार है वो किसमें लिया जाता है, सिरिंज अगार यूज किया जाता है, और एल्जिनेट जो है वो ट्रे में यूज की जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडवांटेजेस ऑफ एन ओवरडेंचर, प्रिजर्वेशन ऑफ रिच, सपोर्ट, रिटेंशन, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे मैंने आपको लिस्ट शो की हुई है एडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस क्या होते हैं ओवरडेंचर के, एक तो प्रिजर्वेशन ऑफ एल्वियोलर बोन, प्रिजर्वेशन ऑफ प्रोप्रियोसेप्टिव रिस्पॉन्स, सपोर्ट, रिटेंशन, पेरियोडंटल मेंटेनेंस, पेशेंट एक्सेप्टेंस, कन्वर्टिबिलिटी, हार्मनी ऑफ आर्च फॉर्म। तो ये सारे एडवांटेजेस आपको याद रखने हैं। तो ये तो सारे होते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी above। okay, advantages of an overdenture is preservation of rate, support and retention, all। okay, now next question is central incisors are generally anterior to the line bisective incisive papilla by 8 to 10 mm, 14 to 15 mm, 2 to 6 mm और 11 to 20 mm। तो जो सेंट्रल इंसाइजर्स है वो जनरली बाइसेक्टिंग लाइन के एंटीरियरली होते हैं इंसिसिव पेपिला से कितने दूर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 8 to 10 mm। ओके, incisive papilla as a biometric guide, the relation of central incisor is 8 to 10 mm anterior to the incisive papilla। ओके, तो ये कितना होगा, 8 to 10 mm। जबकि अगर कैनाइन का रिलेशन पूछा जाए तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द इंसिसिव पेपिला इन सजाइटल प्लेन। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपको कैनाइन का रिलेशन पूछा जाए। ओके, तो दोनों आपको याद रखना है। अगर सेंट्रल इंसाइजर का पूछा जाए तो ये 8 to 10 mm एंटीरियर टू द इंसिसिव पेपिला होता है, और अगर कैनाइन का पूछा जाए तो कैनाइन इज परपेंडिकुलर टू द इंसिसिव पेपिला, ओके, इन द सजाइटल प्लेन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेसबो ट्रांसफर रिकॉर्ड्स ओरिएंटेशन रिलेशन, स्पेशियल रिलेशन, वर्टिकल रिलेशन और टेंटेटिव सेंट्रिक रिलेशन। तो फेसबो क्या होता है, कैलिपर लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज करते हैं टू रिकॉर्ड द स्पेशल पोजीशन ऑफ मैक्सिलरी आर्च रिलेटिव टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग द एक्सिस। ओके, तो इसमें क्या होता है, फेसबो जो है, फेसबो ट्रांसफर जो है एक डेंटल प्रोसीजर है जिसमें कि मैक्सिलरी आर्च को टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के साथ उसकी रिलेशनशिप को रिकॉर्ड करते हैं, और ये इसलिए यूज किया जाता है ताकि आप आर्टिकुलेटर पे पेशेंट के जॉ को सही अलाइनमेंट में ट्रांसफर कर सके। ओके, तो इसलिए क्या यूज करते हैं, फेसबो ट्रांसफर जो है क्या करता है, मैक्सिला और टीएमजे के बीच में 3D रिलेशनशिप रिकॉर्ड करता है। ओके, जिससे हम जो जॉ का जो नेचुरल मूवमेंट है और पोजीशन है वो एक्यूरेटली आर्टिकुलेटर पर रेप्लिकेट कर सकते हैं। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्पेशल रिलेशन, फेसबो ट्रांसफर रिकॉर्ड स्पेशल रिलेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई the correct Hanau formula which gives the lateral condylar guidance angle। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, L h/8 plus 12। तो ये फॉर्मूला किस लिए यूज होता है, लेटरल कॉन्डाइलर गाइडेंस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए। ओके, जो डेंटल आर्टिकुलेटर पर सेट किया जाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, L h/8 plus 12। तो L मीन्स क्या होता है, लेटरल कॉन्डाइलर गाइडेंस एंगल,
को प्रेजेंट करता है और ये एंगल जो है ये डिटरमाइन करता है कि जॉ का जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में होगा, स्पेशली जब मैंडिबल लेटरल साइड मूव करता है। ओके, और एच क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल कॉन्डाइलर एंगल होता है जो पेशेंट के जॉ की हॉरिजॉन्टल पोजीशन को मेजर करता है। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज L equals to H by 8 plus 12. Okay, now next question is, alginate is made dust free by the addition of glycerin, calcium sulfate, sodium phosphate, कैल्शियम क्लोराइड। तो 10 प्लेट एल्जिनेट बनाने इसमें क्या ऐड किया जाता है, ग्लीसरीन एंड ग्लीसरीन या फिर ग्लाइकॉल। मोस्टली इसका करेक्ट आंसर है ग्लाइकॉल, बट ग्लीसरीन यहाँ पे दिया हुआ है और कुछ है नहीं, ग्लाइकॉल नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा ग्लीसरीन, बट इसका करेक्ट आंसर है ग्लाइकॉल। ओके, तो दिस कॉजेज द पाउडर टू बिकम मोर डेंसर देन अनकोटेड स्टेट। ओके, now next question is, instrument used to locate pterygomaxillary notch, bobby gauge, divider, screw gauge, T-burnisher, and the correct answer for this question is T-burnisher. T-burnisher is used to locate the pterygomaxillary hamular notch by palpating posteriorly to the maxillary tuberosity on both sides. Okay, the distal border of mandibular denture should cover anterior 1/3 of retromolar pad, anterior 2/3 of the retromolar pad, should not cover the retromolar pad or hamular notch. जो retromolar pad है वो एक important anatomical landmark है जो मैंडिबल के लास्ट मोलार के पीछे होता है। ओके, और इसका फंक्शन क्या होता है, डेंचर को स्टेबिलिटी और रिटेंशन प्रोवाइड करना। ओके, तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, एंटीरियर 2/3 ऑफ द रेट्रोमोलार पैड। तो मैंडिबुलर डेंचर का जो डिस्टल बॉर्डर है उसको रेट्रोमोलार पैड के एंटीरियर 2/3 तक कवर करना चाहिए। क्योंकि एंटीरियर 2/3 तक इसलिए कवर करते हैं तो डेंचर को एक अच्छा सपोर्ट मिलता है और वो प्रॉपर प्लेस रहता है। ओके, स्पेशली कब, जब पेशेंट च्यू करता है। ओके, तो रेट्रोमोलार पैड का जो कवरेज है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, इसलिए ताकि वो स्टेबल रहे और फंक्शन के टाइम पे मूव ना करे। ओके, तो इसलिए 1/3 पोर्शन को फ्री रखा जाता है ताकि नेचुरल जॉ मूवमेंट हो सके और टिश्यू को इरिटेशन ना हो। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एंटीरियर 2/3 ऑफ द रेट्रोमोलार पैड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, acrylic resin hydroquinone act as activator, initiator, inhibitor, plasticizers। तो यहां मैंने आपको पाउडर और लिक्विड दोनों के कंपोजिशंस दिए हुए हैं। अभी पूछा गया है हाइड्रोक्विनोन के बारे में, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, हाइड्रोक्विनोन इज एक्ट एज इनहिबिटर। ओके, तो हाइड्रोक्विनोन एक इनहिबिटर का काम करता है जो रेजिन की प्रीमेच्योर पॉलीमराइजेशन को रोकता है। इट मींस जब हम एक्राइलिक रेजिन यूज करते हैं तो हाइड्रोक्विनोन उसे हार्डन होने से रोकता है ताकि हम उसे प्रॉपर्ली मोल्ड कर सके। ओके, तो इन एक्राइलिक रेजिन हाइड्रोक्विनोन एक्ट एज अ इनहिबिटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, rest sheet can be prepared only on tooth surface in amalgam restoration, in cast gold restoration, all of the above। तो रेस्ट शीट जो है वो स्पेशली प्रिपेयर्ड होती है ऑन द टूथ सरफेस या डेंटल रेस्टोरेशन पे, जहां भी पार्शियल डेंचर को रेस्ट कराना होता है वहां पे रेस्ट शीट यूज की जाती है। ओके, तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि पार्शियल डेंचर को स्टेबल रखना। ओके, और उसे मूव होने से रोकना कर सके। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी above। रेस्ट शीट कैन बी prepared all of the above। Okay, now next question is, heel raising movement of RPD is prevented by occlusal rest, minor connector, direct retainer और indirect retainer। तो हील रेजिंग मूवमेंट जो है आरपीडी में किससे प्रिवेंट रहता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, इनडायरेक्ट
रिटेनर। हील रेजिंग मूवमेंट वो होता है जब रिमूवल पार्शियल डेंचर का पोस्टीरियर पार्ट लिफ्ट हो जाता है या उठ जाता है। ओके, जब हम फंक्शन करते हैं तब, जैसे कि च्युइंग करने के टाइम पे, ठीक है, तो इससे डेंचर की स्टेबिलिटी और रिटेंशन पे इफेक्ट होता है। तो इसलिए उसको प्रॉपरली प्लेस में रखने के लिए इनडायरेक्ट रिटेनर का यूज करते हैं जो मूवमेंट को प्रिवेंट करता है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इनडायरेक्ट रिटेनर। Indirect retainer prevent rotation of the free end saddle around the fulcrum line. Okay. Now next question is, first artificial water fluoridation of water supply was done in London, New York, Grand Rapids or Ontario, Canada. तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? In 1945, Grand Rapids became the first city in the world to fluoridated its drinking water. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्रैंड रैपिड। तो फर्स्ट आर्टिफिशियल वाटर फ्लोरिडेशन ऑफ वाटर सप्लाई वाज डन इन ग्रैंड रैपिड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, indicator in cinder test is diazoresorcinol, methyl red, glucose, bromocresol, green. तो जो कौन है जो सिंडर टेस्ट में इंडिकेटर का काम करता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्रोमोक्रिसॉल। Green is used as an indicator in cinder test, and this test involves the growth of lactobacilli in saliva in cinder test agar. तो ये क्या करता है? ये किस मतलब सिंडर टेस्ट किस चीज के लिए होता है? टू चेक द ग्रोथ ऑफ lactobacilli इन द saliva. ओके, उसके लिए सिंडर टेस्ट यूज करते हैं। उसमें ब्रोमोक्रिसॉल जो है वो इंडिकेटर का काम करता है। तो ये मेजर करता है एबिलिटी ऑफ सेलेवरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लैक्टोबैसिलाई फ्रॉम ऑर्गेनिक एसिड फ्रॉम अ कार्बोहाइड्रेट मीडियम। ओके, तो उसमें ब्रोमोक्रिसॉल इंडिकेटर हो गया। उसका कलर रेंज कितना, फ्रॉम कहां से होगा? ग्रीन टू येलो इन द रेंज ऑफ pH 5.4 टू 3.8। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि इसमें जो कलर होगा वो ग्रीन से येलो हो जाएगा। ओके, और पीएच कितना होगा? पीएच होगा 5.4 टू 3.8। ओके, तो ये आपको याद रखना है। एंड करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्रोमोक्रिसॉल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, specificity of a test denotes true positive, true negative, false positive, false negative. तो यहां मैंने आपको डिफरेंस शो किया हुआ सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी में। तो इसमें पूछा गया है कि टेस्ट क्या डिनोट करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा स्पेसिफिसिटी के लिए? ट्रू नेगेटिव। ओके, ट्रू नेगेटिव। अगर सेंसिटिविटी के लिए पूछा जाता तो क्या हो जाता? ट्रू पॉजिटिव। ओके, लेकिन अभी पूछा गया है स्पेसिफिसिटी का, तो ट्रू नेगेटिव होगा। ओके, तो स्पेसिफिसिटी ऑफ अ टेस्ट डिनोट ट्रू नेगेटिव। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑफ द experiment subjects cannot distinguish the experimental condition is called two-tailed testing, single blind experiment, double blind experiment, retrospective experiment. Actually ये तो कहलाता है blind experiment। अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और अगर पार्टिसिपेंट को नहीं पता होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटल जो कर रहा है उसे पता होता है, तो उसे सिंगल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है, जबकि डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जिसमें पार्टिसिपेंट को भी नहीं पता होता है कि रिसर्चर कौन है और उसके ऊपर कौन सा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, और रिसर्चर को भी नहीं पता होता है कि किस पार्टिसिपेंट पे ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तब उसे कहते हैं डबल ब्लाइंड स्टडीज। पर इसमें स्पेसिफिकली कोई पूछा नहीं गया है कि आपको कौन सा वाला है। तो करेक्ट आंसर होगा सिंगल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये जो कंडीशन है कि एक्सपेरिमेंट इन विच द experimental subject can not distinguish the experimental condition is called blind study। इसका सिर्फ आंसर होगा ब्लाइंड स्टडी, बट ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सिंगल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, pit and fissure sealants in a form of primary prevention, secondary prevention, tertiary prevention or primordial
प्रिवेंशन। तो पिट एंड फिशर सीलेंट्स किस प्रिवेंशन में आते हैं? तो यहाँ मैंने आपको चार्ट शो किया हुआ है लेवल ऑफ प्रिवेंशन, जिसमें प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्शियरी प्रिवेंशन होते हैं। तो जो प्राइमरी प्रिवेंशन जो है वो टू में डिवाइड होता है, हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है? अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। जबकि जो टर्शियरी प्रिवेंशन है उसमें डिसेबिलिटी, लिमिटेशंस एंड रिहेबिलिटेशन होता है। ओके, तो अभी पूछा गया है कि पिट एंड फिशर सीलेंट्स किस में आता है? तो यहाँ स्पेसिफाई है पिट एंड फिशर्स, ये किस में दिया हुआ है? प्राइमरी प्रिवेंशन में, वो भी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पिट एंड फिशर सीलेंट्स इज अ फॉर्म ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन। ओके, प्राइमरी प्रिवेंशन फॉर्म है, वो भी किसमें? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का। अगर नेक्स्ट टाइम हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल क्वेश्चन आ जाए, तो ये आपको याद रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शू लेदर सर्वे was carried out by Churchill HV, Frederick McPay, Friendly H. Dean और Green Verdiaman Black। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? In 1933, Dr. H. Trendley Dean conducted shoe leather survey। ओके, किसने दिया था? H. Trendley Dean ने। shoe leather survey in 197 localities। ओके, इसमें क्या था? 1939 came out with domestic water is primary cause of human mortal enamel। ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये डोमेस्टिक वाटर जो है वो प्राइमरी कॉज करता है ह्यूमन मोर्टल एनिमल का। ओके, तो शू लेदर सर्वे किसने दिया था? ट्रेंडली एच डीन ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल ऑफ कंपोजिट इंडेक्स इज CPITN, DFM, TNM or periodontal, and the correct answer for this question is DMF। DMF एक composite index है, मतलब decayed teeth, M stand for missing teeth and F for filled teeth। okay, तो ये तीनों factors को मिला के composite index कहते हैं। okay, now next question is occurrence of disease clearly in excess of expected occurrence, endemic, pandemic, sporadic or epidemic, and the correct answer for this question is epidemic। okay, तो epidemic में क्या होता है? it is unusual occurrence in a community of disease, specific health related behavior, other health related events clearly in excess of expected occurrence। तो मतलब जितना सोचा नहीं गया था उससे ज्यादा अगर ये हो जाता है और बड़े एरिया में हो जाता है तो इसे एपिडेमिक कहते हैं। ओके, तो क्या होता है ये एपिडेमिक का मतलब होता है कि किसी डिसीज का अकरेंस एक स्पेसिफिक एरिया या पॉपुलेशन में एक्सपेक्टेड अमाउंट से ज्यादा हो जाना, तो उसे कहते हैं एपिडेमिक। ओके, जबकि एंडेमिक क्या होता है? जब कोई डिसीज किसी स्पेसिफिक रीजन या पॉपुलेशन में रेगुलरली प्रेजेंट रहती है तो उसे एंडेमिक कहते हैं। ओके, यानी कि उसका एक स्पेसिफिक एरिया होता है कि हाँ यहाँ पे ही हो रहा है ये। पैंडेमिक क्या होता है? जब कोई एपिडेमिक बहुत ज्यादा कंट्रीज में हो जाती है तो फिर बड़ी पॉपुलेशन में, तो फिर उसे पैंडेमिक कहते हैं, जैसे कि कोरोना पैंडेमिक था। ओके, स्पोरेडिक क्या होता है? कि जब कोई डिसीज कभी कभी आइसोलेशन में होता है, यानी केसेस इरेगुलरली होते रहते हैं, तो उसे स्पोरेडिक कहते हैं। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एपिडेमिक। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्सन? मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन में ये आते हैं एब्सोल्यूट, ये दो में डिवाइड होता है, एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर। तो एब्सोल्यूट मेजर में क्या आता है? रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन, एब्सोल्यूट डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, और रिलेटिव मेजर में क्या आएंगे? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो अभी पूछा गया है कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन, तो सिर्फ अभी यहाँ पे एक ही है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मेजर ऑफ डिस्पर्सन। जबकि जो मीन, मीडियन और मोड है ये सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर है। तो ये भी आपको याद रखना है कि मीन, मीडियन और मोड क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर है। ओके,
हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपको ये क्वेश्चन आ जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कम ओरल पिगमेंटेशन इज सीन इन आर्सेनिक पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग, प्यूर्स जैगर सिंड्रोम और प्लमर विंसन सिंड्रोम। तो ये किस में दिखाई देगा आपको? सर्कम ओरल पिगमेंटेशन ये दिखाई देगा आपको प्यूर्स जैगर सिंड्रोम में। ओके, इट इज अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद म्यूटेशन ऑफ LKB1 जीन। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, म्यूटेशन होगा किस जीन का प्यूर्स जैगर सिंड्रोम में? LKB1 जीन। ओके, the melanotic spots of Peutz Jeghers syndrome are the characteristically small and multiple। और कहाँ पे होगा? अराउंड द लिप्स। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोप बबल अपीयरेंस इज सीन इन ऑस्टियोसार्कोमा, ऑस्टियोक्लास्टोमा, इविंग सार्कोमा और मल्टीपल माइलोमा। सोप बबल अपीयरेंस जो है वो किस में दिखाई देगा? ऑस्टियोक्लास्टोमा में। ओके, ऑस्टियोक्लास्टोमा या जिसे सेंट्रल जॉइंट सेल ग्रेन्युलोमा भी कहते हैं। ओके, ये एक टाइप का बोन ट्यूमर है जो एक्सरे में सोप बबल जैसा दिखाई देता है। इसमें मल्टीपल सिस्टमिक स्पेसेस या लाइटिक लीजन्स होते हैं जो सोप बबल जैसे दिखाई देते हैं। ओके, जबकि जो ऑस्टियोसार्कोमा होता है ये एक मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर होता है, लेकिन इसमें सोप बबल अपीयरेंस नहीं दिखाई देता है। ये कैसा दिखाई देता है? सनबर्स्ट या कॉडमन्स ट्रायंगल पैटर्न दिखाई देता है। ओके, तो ऑस्टियोसार्कोमा भी आपको याद रखना है, क्या दिखाई देगा उसमें? सनबर्स्ट या कॉडमन्स ट्रायंगल। जबकि ऑस्टियोक्लास्टोमा में क्या दिखाई देगा? सोप बबल अपीयरेंस। ओके, अब नेक्स्ट है इविंग सार्कोमा। तो इसमें क्या होता है? ये भी एक मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर है और इसमें जो है ये रेडियोल्यूसेंट एरिया बस शो होता है। ओके, मल्टीपल माइलोमा क्या होता है? ये उसमें पंच्ड आउट लीजन या ऑस्टियोलाइटिक एरिया दिखाई देता है। ओके, इसमें पंच्ड आउट लीजन दिखाई देगा। तो ये आपको याद रखना, ऑस्टियोसार्कोमा में सनबर्स्ट अपीयरेंस दिखाई देगा, मल्टीपल माइलोमा में पंच्ड आउट लीजन दिखाई देगा और इविंग सार्कोमा में सिर्फ एक रेडियोल्यूसेंट एरिया दिखाई देगा। लेकिन जो ऑस्टियोक्लास्टोमा है उसमें सोप बबल अपीयरेंस दिखाई देगा। ओके, now next question is drug used for the treatment of xerostomia is atropine, ephedrine, scopolamine और none of the above। तो क्या आंसर होगा? none of the above। ओके, तो साइलोलोग ड्रग जो होती है जो ट्रीटमेंट करती है जीरोस्टोमिया का, वो मेन कौन सी होती है? पिलोकार्पिन। ओके, इट यूज टू स्टिमुलेट सलाइवा प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्ट योर टीथ। ओके, तो इनमें से कोई नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा none of the above। ओके, gag reflex is lost due to paralysis of fifth nerve, seventh nerve, ninth nerve और 12th nerve, and the correct answer for this question is ninth nerve। एक्चुअली जो गैग रिफ्लेक्स लॉस्ट किसके कारण होता है? 9th और 10th दोनों नर्व के कारण होता है। तो उसमें ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व जो है वो क्या करती है? ये डिफिकल्टी प्रोड्यूस करती है स्वेलोइंग में एंड इम्पेयरमेंट करती है टेस्ट ओवर द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। ओके, वो भी टेस्ट कौन सा वाला कहाँ का होगा? पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग एंड पैलेट। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें 9th और 10th दोनों नर्व होती, हो सकता है नेक्स्ट टाइम दो नर्व ऑप्शन में एक साथ हो, तो भी आपको याद रखना है। ओके, तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।